गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में एमालगमेशन का एक कुछ लिख के हम गए थे, इंट्रिंसिक वैल्यू करके एक कॉन्सेप्ट था। ये जो हम लिख के गए थे पिछली क्लास में, इस कॉन्सेप्ट को हम समझ के आगे बढ़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है, इसको हम अभी डिस्कस करें। उससे पहले मैं आपको जरा पिछली क्लास का जो मैंने बताया था पिछली क्लास तक, वो सब थोड़ा जल्दी से मैं ब्रीफ दे देता हूँ। हमने क्लास 1 में परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करना सीखा था। परचेज कंसिडरेशन मैंने बताया था दो मेथड से निकलती है, नेट एसेट मेथड एंड नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड जनरली कब लगता है, जब हमें सारी पेमेंट्स गिवन हो जो मालिकों को करते हैं हम। सारी पेमेंट्स कौन कौन सी हो सकती हैं, हम इक्विटी वालों को पेमेंट कर सकते हैं, प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर सकते हैं। जनरली हम पेमेंट मेथड तब लगा देते हैं जब हमें जितने शेयर्स इशू करने हैं ना पुरानी वाली कंपनी को, वेंडर कंपनी को, वो जब दे रखे हों। नई कंपनी जितने भी शेयर्स इशू करेगी जब वो दे रखे होंगे तो हम कहीं ना कहीं वो निकल, तब हम पेमेंट मेथड लगा देंगे। या फिर शेयर नहीं देंगे तो शेयर निकालने का जरिया देगी। जरिया मतलब वो हमें एक्सचेंज रेशियो दे देगा। एक्सचेंज रेशियो दे देगा तो हम पुरानी कंपनी के शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एक्सचेंज रेशियो से, और नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इशूड बाय न्यू कंपनी कैलकुलेट होके आ जाएगा। और तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका ये है कि हम डीम्ड स्वैप रेशियो निकालें। डीम्ड स्वैप रेशियो निकालने का क्या मतलब होता है, डीम्ड स्वैप रेशियो में हमें दोनों कंपनीज का वैल्यू पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। वो जो वैल्यू ऑफ वेंडर अपॉन वैल्यू ऑफ परचेजर, उस वैल्यू को मैंने पता दो तीन नाम लिखवाए थे। अगर पीछे देखोगे ना आप, इंट्रिंसिक वैल्यू याद है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, वही कुछ है यहाँ पर। मतलब ये कि डीम्ड स्वैप रेशियो निकल सकता है जब मैं दोनों कंपनीज का हमें इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर फेयर वैल्यू या मार्केट वैल्यू पता हो। वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। हमने फिर न्यू कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स स्टार्ट कर दिए थे। न्यू कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने अभी तक जो मेन एंट्रीज पढ़ी थी, पहली वाली बिजनेस परचेज करने की, बिजनेस परचेज डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। वेंडर होगा, नॉन कॉर्पोरेट अगर होगा वेंडर तो हम फिर उस वेंडर का नाम क्रेडिट करेंगे, जैसे कि याद है मिस्टर बंसल और मिस्टर सीएनपी। दूसरी एंट्री क्या थी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज टू बिजनेस परचेज। बैलेंसिंग फिगर या तो गुडविल निकल के आएगा या फिर कैपिटल रिजर्व निकल के आएगा। तीसरी एंट्री में हमने बीसी को डिस्चार्ज किया था, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज टू डिबेंचर। कुछ भी जो हमने दिया है वो सब हम क्रेडिट कर देंगे और लिक्विडेटर को डेबिट कर देंगे। चौथी एंट्री हमने कहा था, अगर हमारी बैलेंस शीट में, अगर हमने बैलेंस शीट कह रहा हूं, अगर हमने मान लो टेक ओवर किए हैं, डिबेंचर की लायबिलिटी टेक ओवर करिए, तो सेकंड एंट्री में टू लायबिलिटी फॉर डिबेंचर आएगा और फोर्थ एंट्री में हम उस लायबिलिटी फॉर डिबेंचर को डिस्चार्ज कर रहे होंगे। जनरली डिबेंचर्स देके ही डिस्चार्ज करते हैं, उसके ऊपर हमने बड़े सारे केसेस किए थे। फिर हमने कोई लिक्विडेशन का खर्चा हो, कोई अमालगमेशन का खर्चा हो, तो हमने कहा था फिर हम वो भी उसकी भी एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री क्या करी थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सब हमने अच्छे से बहुत डिस्कस किया, हमने इसकी बहुत प्रैक्टिस करी। हमने एक गुडविल का पॉइंट देखा था कि गुडविल अगर बैलेंस शीट के अंदर हो, उसका मतलब वो रिलायबल फिगर नहीं है, उसको इग्नोर करना। बैलेंसिंग फिगर जो आएगा वो ऑटोमेटिकली उसको इंक्लूड करके आएगा। और या फिर हमें गुडविल बाहर भी दे रखी होती है, बाहर दे रखी है तो बहुत रिलायबल फिगर है, अगर वो दे रखी हो तो उसे तो ग्रैब करके अच्छे से उसको लिख लो। उस केस में सेकंड एंट्री में कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। ये सब बातें हमने डिस्कस करी, हमने फिर कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और आई होप कि आप वो साथ साथ रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि रिवीजन इस चैप्टर में बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आज हम मोर और लेस न्यू कंपनी की बुक्स ऑलमोस्ट कंप्लीट कर डालेंगे। कुछ बचा भी तो बहुत छुटपुट बचेगा जो अगली क्लास में आते ही कुछ देर में खत्म हो जाएगा। न्यू कंपनी की बुक्स खत्म करते ही हम ओल्ड कंपनी की बुक्स पर आएंगे। ओल्ड कंपनी की बुक्स भी जल्दी खत्म हो जाएंगी, वो नियरली 1 से 1.5 क्लास लगती है ओल्ड कंपनी की बुक्स में। वो खत्म हो जाएगी तो फिर हम कुछ AS14 का थोड़ा डिस्कशन है वो करेंगे, देन आवर चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, अब पहले मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, ये इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है। पहले तो ये लिख लो क्या, कि ये इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर के वैल्यूएशन का एक मेथड है। इसको डिटेल में हम एक चैप्टर पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के नाम से। एक चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के नाम से एक चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर में बहुत सारे मेथड्स पढ़ेंगे शेयर के वैल्यूएशन के। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, यील्ड मेथड में भी वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ अर्निंग्स, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड, बहुत सारे मेथड पढ़ेंगे। फेयर वैल्यू मेथड, उसमें से एक मेथड कौन सा पढ़ेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसका मतलब ये कि ये जो मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं फिलहाल आपको एमालगमेशन की दुनिया से बाहर लेके जा रहा हूँ। और मैं किसकी दुनिया में लेके जा रहा हूँ आपको, वैल्यूएशन की दुनिया में। मतलब हम कुछ टाइम के लिए, जो हमारी अभी एमालगमेशन की दुनिया चल रही है ना, इस एमालगमेशन की दुनिया से बाहर निकलकर हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन की दुनिया, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स की दुनिया। और वो डिटेल वैसे हम कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स हमारे सिलेबस में है, डिटेल्ड टॉपिक है और वो हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे भी।
ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ी सी काम की। हम यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक मॉडल जो पढ़ रहे हैं वो है इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल। सर ये पढ़ा क्यों रहे हो, मतलब ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि आपको एमैल्गमेशन के चैप्टर में वैल्यूएशन का हमें हमारे साथ डिस्कस करना पड़ रहा है, मतलब क्यों नहीं वेट हो रहा आपको, वैल्यूएशन आने दो ना तब कर लेंगे। नहीं, यहाँ करना पड़ेगा। कहाँ करना पड़ेगा, सुनो ध्यान से। आपने जब डीम्ड स्वैप रेशियो निकाला, याद है डीम्ड स्वैप रेशियो क्या था, वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। कभी कभी क्वेश्चन क्या करेगा, आपको बोलेगा कि आप नंबर ऑफ शेयर्स इशू करो ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। फिर से बोल रहा हूं, कभी कभी क्वेश्चन बोलेगा नंबर ऑफ शेयर्स इशू करो, नई कंपनी शेयर इशू करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, पर वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं देगा। कह रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर्स दो, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं देगा। अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं देगा तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। इंट्रिंसिक वैल्यू हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। और इंट्रिंसिक वैल्यू हमें खुद से निकालने का क्या मतलब है, हमें पहले वो पता तो हो कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, तभी तो निकालोगे ना आप। तो ये समझ लो, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी जरूरी हो जाएगी। और क्यों निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू, जस्ट बिकॉज वी वांट टू कैलकुलेट डीम्ड स्वैप रेशियो। ये अभी सेपरेट मुद्दा है, ये जब मैं बातें बोलूंगा, जब मैं वापस से एमैल्गमेशन की दुनिया में आऊंगा। अभी हम कहाँ जा रहे हैं, वैल्यूएशन। अब सोचो, मैं यहाँ पर शेयर की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, शेयर की कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ। जब मैं आपको शेयर्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का चैप्टर, मैं आपको सबसे पहले एक बात बोलूंगा कि जब भी मैं बोलूं कि शेयर का वैल्यू कर दो, तो हमारा मतलब किससे होता है, हमारा मतलब ना इक्विटी शेयर के वैल्यूएशन से होता है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यूएशन ना इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो इतना कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स के पास ना कोई प्रॉफिट्स शेयरिंग में हिस्सा नहीं होता, वो पार्टिसिपेटिंग नहीं होते। लेकिन इक्विटी वालों का तो पूरा का पूरा राज है। अगर कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो सारा का सारा जो जितना भी जो क्रीम प्रॉफिट्स है वो किसके पास चले जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास। नुकसान होते हैं तब भी किसके पास जाते हैं, इक्विटी वालों के पास। इक्विटी का वैल्यूएशन कॉम्प्लेक्स है। वो प्रेफरेंस डिविडेंड की तरह, डिवेंचर की तरह, उनके शेयर होल्डर को कोई फिक्स रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं मिलता, ना ही फिक्स डिविडेंड की बात वहां पर होती है, ना ही फिक्स इंटरेस्ट की बात होती है। उनका प्रॉफिट्स के ऊपर उनका मार्केट प्राइस चलता है। मतलब अगर पता हो आपको कि शेयर कंपनी का मार्केट प्राइस जो है वो किसके हिसाब से मूव करता है, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से। प्रॉफिट मुझे क्या पता कितने होंगे, हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ही नहीं पता कि अगले साल हमारे कितने प्रॉफिट होने वाले हैं। तो सोचो ना, मुझे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या पता होगा। मैं मारुति की कंपनी, मारुति सुजुकी में पैसा लगाना चाहता हूँ, मुझे क्या पता कि उनकी कितनी गाड़ियां बिकेंगी। मैं कह रहा हूँ मारुति वालों को ही नहीं पता होगा कितनी गाड़ियां बिकेंगी। जो भी करेंगे सबका सब वो एस्टिमेशन ही करेंगे। इसका मतलब ये कि शेयर का वैल्यूएशन जो है ना, खासकर इक्विटी शेयर का जो वैल्यूएशन है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसलिए उसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं। उसमें से एक मॉडल है, कौन सा मॉडल है, इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल। ये मॉडल क्या कहता है, ये मॉडल कहता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू वो वैल्यू है कि अगर मैं कंपनी आज अपनी बंद करवा दूं, जो जिस कंपनी में हम जिस कंपनी का वैल्यूएशन हम कर रहे हैं, इस कंपनी को अगर मैं आज ही बंद करवा दूं, तो हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में कितने एसेट्स आएंगे। दिस वैल्यू इज नोशनल रिफंड पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू इज नोशनल रिफंड पर शेयर। बंद कर नहीं रहे हैं। मान लो कल को टीसीएस को इस मेथड से अपना शेयर का वैल्यूएशन करा, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं कि टीसीएस को बंद कर रहा हूं, बंद नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगर बंद हो जाए तो क्या, अगर बंद हो जाए तो क्या। तो हम कहते हैं कि सैंडरी एसेट लिए। अब ये क्या करता है, अब क्योंकि ये इंट्रिंसिक वैल्यू बेसिकली बोलता क्या है कि अगर मैं कंपनी बंद कर दूं तो एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना एसेट का हिस्सा बचेगा। सपोज मैं कहता हूं कि मान लीजिए हमारे सारे के सारे एसेट 100 करोड़ के बिकते हैं, हमारी सारी की सारी लाइबिलिटीज 30 करोड़ की पे हो जाती हैं, हमारे पास 70 करोड़ बचते हैं। हमारे एसेट्स कितने के हैं, 100 करोड़ के, लाइबिलिटीज कितने की पे हो जाएंगी, 30 करोड़ की, तो हमारे पास कितने बचेंगे, 70 करोड़। ये 70 करोड़ ना दो लोगों के लिए, कौन कौन, प्रेफरेंस और इक्विटी। हम यहाँ पर किसके वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, ये शेयर का मतलब यहाँ पे किससे है, इक्विटी शेयर से है, ठीक है ना। अच्छा 70, अब सपोज प्रेफरेंस वालों के देने हैं 10 करोड़, तो कितना बचा इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, 60 करोड़। कितना बचा, 60 करोड़। अच्छा मान लीजिए कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो 10 करोड़ हैं, कितने हैं, 10 करोड़ हैं। तो क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ अ शेयर, 60 करोड़ के हमारे पास एसेट्स बचेंगे इक्विटी वालों के लिए, और हिस्सेदारी 10 करोड़ में, 60 करोड़ के करोड़ करोड़ तो आपस में कट जाएगा ना, 60 करोड़ के एसेट्स बचेंगे, हिस्सेदारी 10 करोड़ शेयर होल्डर्स की है। तो कितने रुपए का अर्निंग्स पर शेयर आएगा, अर्निंग्स पर शेयर कह रहा हूं, कितने रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आएगा, कितने रुपए का इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर आएगा, 6 रुपए का। मतलब हर एक शेयर होल्डर के हिस्से में 6 रुपए का कैश आएगा पर शेयर, अगर इस कंपनी को आज ही बंद करवा दिया जाए।
इस कंपनी को अगर आज ही बंद करा दिया जाए तो सारे एसेट्स 100 करोड़ के बिकेंगे, इसके आउटसाइडर्स 30 करोड़ के हैं, 70 करोड़ के एसेट्स बचेंगे दो लोगों के लिए। प्रेफरेंस इक्विटी, प्रेफरेंस वालों को देना पड़ेगा 10, क्योंकि मैं यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर, मैं कौन से शेयर की बात कर रहा हूँ, इक्विटी शेयर, तो मैंने कहा माइनस करना पड़ेगा कि प्रेफरेंस वालों को कितना देना, 10 करोड़, तो कितने आएंगे नेट एसेट 60 करोड़ के, कितने हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 10 करोड़, इसका मतलब कितना पर शेयर कैश बचेगा, कितना पर शेयर नेट एसेट बचेगा, पर शेयर कितना बचेगा 60/10, और वो कितना आएगा 6 रुपए, 6 रुपीज ओनली। अब ध्यान रखना, मैंने ये नोट भी लिखवाया कि इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ किसके लिए कैलकुलेट होती है, इक्विटी वालों के लिए, प्रेफरेंस वालों की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका तो फिक्स सम जाता है। अगर मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में 1 लाख रुपए हैं तो मुझे एक बात सोच के बताओ, 1 लाख रुपए से ज्यादा उनको दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते ना। उनको कितना देंगे मैक्सिमम? 1 लाख रुपए। तो उनका तो वैल्यू मुझे पहले से ही पता है कि उनको 1 लाख ही वापस करने हैं, ज्यादा तो कर ही नहीं सकते ना। लेकिन इक्विटी वालों का ऐसा नहीं होता, सारा सरप्लस जितना बच जाएगा सब उन्हीं का ही तो है, सभी उनका है। गेटिंग मी? तो ऐसा करते हैं हम ना, पहला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें सिर्फ ना इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। एमैल्गमेशन में भी साइड में रख दो, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आइए बुक निकालिएगा आप, और बुक में हम जो पहला क्वेश्चन करेंगे मैं बताता हूं आपको। 29 तक हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उसने। इस क्वेश्चन में हमसे मांगी है इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल दो। क्या मांगी है? इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोला है। ये हमारी बैलेंस शीट है। क्या मानना है आपने, क्या एज्यूम करना है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए? अगर इस कंपनी को आज ही बंद कर दिया जाए तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा? अगर इस कंपनी को आज ही बंद कर दिया जाए तो हर एक इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से में कितना कैश आएगा, ये देखना है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं कितना कैश आएगा। क्वेश्चन नंबर है 30, क्वेश्चन नंबर है 30, पेज नंबर है कितना? 171। कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, सारे के सारे एसेट्स लेते जाओ। पहले हम कहेंगे भाई सारे एसेट्स बिक जाएं तो क्या होगा। आप सारे तो लिक्विडेशन कर चुके हैं, आपको तो पहले पता होगा, लिक्विडेशन तो करा हुआ है आप सब लोगों ने। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग कितने की बिकेगी? बिकेगी कितने की भाई? जब कंपनी बंद करोगे तो मार्केट वैल्यू पे तो बेचोगे ना। मेरी किताब में भले ही 2 लाख लिखा हो, लेकिन बिकेगी कितने की? 210 की। मतलब ये सारे एसेट्स किस पर लेने हैं? मार्केट वैल्यूज पर। 1 लाख की बिकेगी प्लांट एंड मशीनरी। नहीं नहीं सर, 1 लाख थोड़ी, कितने की बिकने वाली है भाई? ये बिकने वाली है, ऐसा करता हूं मैं इसको नीचे लिखता हूं फिर से, ये कितने की बिकने वाली है? 95,000 की। चलिए, प्लांट एंड मशीनरी के बाद हमारा अगला एसेट कौन सा है? पेटेंट्स। पेटेंट्स का भी वैल्यू दिया हुआ है। कितना वैल्यू दिया हुआ है? 45,000। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स के लिए बोलता है कि हमारे डेटर्स वैसे तो 1,05,000 के हैं, लेकिन इनरिकवरेबल हैं 5,000 के। तो हमारे गुड डेटर्स कितने के हुए? 1 लाख रुपए के। इसके बाद है स्टॉक। जरा देखना, स्टॉक का कोई मार्केट वैल्यू पता है क्या? नहीं पता है तो क्या मानोगे आप? 45,000। स्टॉक के बाद कितना बैलेंस है? कौन सा बैलेंस है? बैंक बैलेंस है। बैंक बैलेंस कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मार्केट वैल्यू क्या होता है? ये आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है। क्या होता है? 0। इस सब का टोटल करके बताओ, इन सब का टोटल करके बता दो मुझे कितना आ रहा है। कौन बताएगा? हाँ, 5,95,000। ठीक है, चलिए माइनस कर देंगे हम क्या? एक्सटर्नल लायबिलिटीज। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ एक डिबेंचर्स ही तो है। ये इतने के हमारे एसेट्स बिकेंगे। डिबेंचर्स कहता है 10% प्रीमियम पे होंगे। आप खुद सोच के बताओ, अगर आज ये कंपनी बंद करोगे तो डिबेंचर होल्डर को जितना वादा किया है उतना ही तो पैसे वापस करोगे ना। डिबेंचर होल्डर को कितने पैसे वापस करने का वादा किया आपने? कह रहा 10% प्रीमियम पे वादा किया है हमने पे करने का। तो डिबेंचर होल्डर्स का जो पेमेंट हो जाएगा वो कितने का हो जाएगा? 1.5 लाख में 1.5 लाख का 10% जोड़ लो।
165। ठीक है, चलो अब क्या लिखे यहाँ पर, ये नेट एसेट्स ना पता है किन लोगों के लिए, ये बोलेंगे नेट एसेट फॉर शेयर होल्डर, दो मालिकों के लिए। दो मालिक कौन, इक्विटी एज वेल एज प्रेफरेंस। बताओगे जरा कितना आएगा ये, 4,30,000। इसमें से माइनस कर देंगे हम, किसका पेमेंट माइनस करोगे आप, प्रेफरेंस वालों का भी पेमेंट माइनस करोगे, बिकॉज मुझे नेट एसेट्स किसके लिए निकालने हैं, इक्विटी वालों के लिए निकालने हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बताओ कितने रुपए का है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारा 50,000 रुपए का है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने का है, 50,000। ये जो आएगा इसको क्या बोलोगे आप, बोलो भाई क्या बोलोगे इसको, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बहुत बढ़िया, कितना आ रहा है बताना जरा, 3,80,000। नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स 3,80,000। और हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने हैं, हमारे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 2 लाख डिवाइडेड बाय 10, कितने हैं 20,000। अच्छा एक बात आपको बता दूं, ये डिटेल में कहां पढ़ना है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वहां डिटेल में पढ़ना है। मान लो अगर कोई बच्चा एमैल्गमेशन से पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स अगर पढ़ लेता है ना, तो ये तो लगेगा अरे तो हमें आता ही है। इस चैप्टर के ठीक मतलब इस चैप्टर से ठीक पहले अगर किसने वैल्यूएशन पढ़ा हो तो वहां तो, क्योंकि आप लोगों ने वैल्यूएशन अभी किया नहीं है तो इसलिए मुझे थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। मान लो मैंने इसे ठीक पहले वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स ही कराया होता, फिर थोड़ी मेरे से बात पूछते आपकी वैल्यूएशन ऑफ शेयर में इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलता है। वो तो मैंने अरे 3 क्लासेस लगाऊंगा उसमें प्रॉपर मैं पूरी की पूरी वैल्यूएशन ऑफ शेयर सिखाने में, तो इसलिए वहां सीखने के बाद तो इसमें कुछ बचेगा नहीं। लेकिन क्योंकि मैंने नहीं सिखाया हुआ आपको, इसलिए हमें इस चैप्टर में इंट्रिंसिक वैल्यू का बहुत बेसिक सा डिफरेंस चाहिए, बेसिक से कैलकुलेशन चाहिए। डिटेल्ड कैलकुलेशन के लिए अलग चैप्टर है, यहां सिर्फ एमैल्गमेशन के लिए बेसिक सा डिस्कशन है। अब सोचो क्या मतलब है इसका, हमारे सारे एसेट्स कितने के बिकेंगे 595, लायबिलिटीज कितने की पे होंगी 165। भले ही बुक्स में 1.5 लाख है, लेकिन मैंने देखो पीछे क्या लिखवा रखा है, लायबिलिटीज कैसे पे करनी है, सेटलमेंट वैल्यूज पर। एसेट कैसे बिकवाने हैं, रियलाइजेबल वैल्यू पर। ये माइनस करने के बाद दो लोगों के एसेट आएंगे, किस किस के, शेयर होल्डर मतलब ये किस किस के हैं, इक्विटी के एंड प्रेफरेंस के। इक्विटी और प्रेफरेंस के मिला के कितने 430, इसमें से किसको माइनस किया, प्रेफरेंस वालों का दे दिया, तो क्या आया नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा 20,000। आ रही बात समझ में। तो हमारा 20,000 के बाद अब मैं कह सकता हूं कि हर एक शेयर होल्डर के लिए कितना रिफंड बन जाएगा अगर कंपनी आज बंद करा दी जाए तो। हर एक शेयर होल्डर के लिए सर रिफंड बन जाएगा 3,80,000 के उनके नेट एसेट्स हैं, 20,000 के हमारे पास शेयर्स हैं, तो हर एक शेयर होल्डर के लिए कितने का रिफंड बनेगा बताओ जी, 19 रुपए का बन रहा है। दिस इज द वैल्यू ऑफ अ शेयर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ शेयर, ऐसे ही निकालना है बस। ये क्या है, ये यही इंट्रिंसिक वैल्यू है शेयर का। समझ रहे हो मेरी बात। अब करना क्या हमें, इस अब वापस से आए अमैल्गमेशन में आ जाए वापस, समझ में आ गई बात सर, ठीक है। ज्यादा डिटेल में कहां समझ में आएगा, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आ जाओ वापस कहां है अमैल्गमेशन में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये काम हम कर क्यों रहे हैं, पहली बात, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम नेट पेमेंट मेथड लगा पाए। नेट पेमेंट मेथड लगाने के लिए आपको दोनों कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। नेट पेमेंट मेथड लगाने के लिए आपको दोनों कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। क्योंकि आपको दोनों कंपनीज का इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, तो वहां पर हम अब क्या करने वाले हैं, हम दो कंपनीज रखी होंगी वेंडर परचेजर, दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू अगर निकाल देंगे तो पता है हम डीम्ड स्वैप रेशियो निकाल सकते हैं। सर ये करना कब है, हमें ये मॉडल लगाना कब है, ये उन, मैं नोट लिखाऊंगा उसके ऊपर पूरा, हमें ये उन क्वेश्चंस में करना है जिन क्वेश्चंस में ऐसा कहा गया हो, सुनो, कि कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, ऐसा बोला हुआ लाइन बोली हुई है, कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू, और इंट्रिंसिक वैल्यूज ही ना दे रखी हूं। ये बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर्स दो, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं दी उसने। अगर वो इंट्रिंसिक वैल्यू ही नहीं देगा तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। उसने बोला है ना इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर्स दो, तो इसका मतलब पहले आपको इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। और अगर इंट्रिंसिक वैल्यूज पहले निकालनी पड़ेगी तो पहले पता तो हो कि वो निकलती कैसे है, इसलिए मैंने पहले आपको ये सिखाया। मुझे पहले कभी लगता था जब
जब ये एमालगमेशन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था आपके न्यू सिलेबस में, मुझे पहले पहले लगता था कि शायद ये जो टॉपिक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर के अंदर जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी हो, मेरे को लगता था शायद सीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो थोड़ा सा मुश्किल है। मैं करवाता तो था बच्चों को, लेकिन दिल में एक बात होती थी कि यार शायद ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, बच्चों का टाइम तो नहीं खराब कर रहा कहीं। जिस अटेम्प्ट पे मैंने सोचा मैं करवा रहा था, दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा यार शायद हो सकता है आ जाए, उसके नेक्स्ट ही सेशन में आ गया। मेरा तो भैया फेथ कंफर्म, मतलब मैं गॉड ग्रेस, मतलब मैं जितने भी क्वेश्चंस क्लास में टेकअप करता हूँ बहुत सारे आ जाते हैं। अब पता नहीं मेरा लक कह लो आपका लक कह लो, पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। मतलब वो इंट्यूशन जो है ना वो ऐसी, मतलब गॉड ग्रेस ठीक ठाक है कि बच्चा अगर उन क्वेश्चंस को कर जाए, जैसे मैंने क्लास में बहुत सारे सी एग्जाम के क्वेश्चंस डाले हैं, वो कई बार आ जाते, बहुत सारे आए हुए हैं, मतलब जो नहीं आए वो भी आने वाले हैं, ये समझो आप। ऑफ कोर्स हम क्लास में ऐसा भी कुछ देख रहे हैं कि या तो वो आ चुका है या आने वाला है, ऐसे क्वेश्चंस है हमारे बुक में। तो प्लीज आप सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से देख के जाइएगा, चाहे आपको जितना मर्जी लग रहा हो कि नहीं आ सकता है, लेकिन अगर मैंने डाला हुआ है बुक में, मैंने कुछ सोच समझ के डाला होगा, आलतू फालतू क्वेश्चन मैंने नहीं डाल रखे। मेरा भी कोई बिल्कुल मन नहीं है आपका टाइम पास कराने का। हमारा स्कैनर पूरा कवर्ड है, मतलब सीएस का स्कैनर कवर्ड है, सीएस का स्टडी मैट कवर्ड है। उसके अलावा सीए के क्वेश्चंस वो जो मुझे लगता है कि आ सकते हैं, मुझे लगता है शायद बाकियों को ना लगे, लेकिन मुझे लगता है आ सकते हैं, और वो आए भी हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पास में। ठीक है, चलो आओ जरा हम बात करते हैं अब आगे। अब हम ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीख गए, इसमें तो सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए कहा था, हमने कर लिया। लेकिन अब हमें मेनली तो ये सीखना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमालगमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप ऐसा करें मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट राम लिमिटेड वाला 31 नंबर, उसको रीड करते हैं। दो कंपनीज की बैलेंस शीट दे रखी है, राम लिमिटेड और श्याम लिमिटेड। इक्विटी कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, डिबेंचर्स, क्रेडिटर्स, सिक्योरिटीज फ्रॉम फिक्स्ड एसेट्स, बुक डेट्स, स्टॉक, कैश इन हैंड। राम लिमिटेड took over Shyam Limited on following conditions: that necessary shares would be issued to old shareholders। ये old shareholders मतलब किसकी बात कर रहा है, वेंडर कंपनी की बात कर रहा है। वेंडर कंपनी यहाँ पे कौन है, राम टुक ओवर श्याम, तो ये किसकी बात कर रहा होगा, ये किसकी बात कर रहा होगा, श्याम लिमिटेड। कहता है द नेसेसरी शेयर्स वुड बी इशूड टू ओल्ड शेयर होल्डर इन अकॉर्डेंस विद द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, भाई कहीं तो इंट्रिंसिक वैल्यू देता 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 नहीं दी। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं देगा तो, और फिर भी बोल रहा है कि इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर्स दो। आपको पता है ना 3 चीजें चाहिए होती थी पुरानी कंपनी की, शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय डीम्ड स्वैप रेशियो या स्वैप रेशियो। इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे शेयर्स देने का मतलब डीम्ड स्वैप रेशियो चाहिए होगा, और डीम्ड स्वैप रेशियो के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए, वो यहाँ पर है नहीं। तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले डीम्ड स्वैप रेशियो निकालने के लिए इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। अच्छा किसकी निकालोगे, राम की कि श्याम की? हाँ राम की, श्याम की, राम श्याम की ये सही कह रहे हैं, दोनों की निकालनी पड़ेगी, राम श्याम की। क्यों राम श्याम की निकालनी पड़ेगी, दोनों की ही क्यों निकालनी पड़ेगी? क्योंकि क्योंकि पेमेंट मेथड लगाने के लिए हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ वेंडर डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ परचेजर। दोनों की तो वैल्यूज चाहिए होंगी तभी तो निकलेगा स्वैप रेशियो, ऐसे एक से थोड़ी निकलता है। याद करो हरी वायु वाला क्वेश्चन, कल एक की पता भी थी फिर भी हमें कहाँ लगा पाए पेमेंट मेथड। एक की नहीं चाहिए हमें, किसकी चाहिए, दोनों की। तो इसका मतलब ये कि आपको पहले तो अब 2 मिनट के लिए दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम ना अब जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो एमालगमेशन की नहीं कर रहे हैं, पहले पहले हम कौन से चैप्टर में जा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 31, पेज नंबर कौन सा है, 171, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। क्यों कर रहे हैं ये काम, क्यों निकाल रहे हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, लिख लो अपने लिए, लिख लो। फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डीम्ड स्वैप रेशियो। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं राम लिमिटेड, श्याम लिमिटेड। मुझे वैसे बता दो इसमें से कौन परचेजर है, ये परचेजर है, ये वेंडर है।
यह हमारे आपके लिए, हाँ, परचेजर वेंडर क्या, पहले लिखोगे फिक्स्ड एसेट्स, मार्केट वैल्यूज दी होंगी तो क्या लेंगे हम, पहले मार्केट वैल्यूज ही लेंगे। 75,000 इसकी है और शाम की कितनी है, 80,000। बुक डेट्स, मार्केट वैल्यू है क्या बुक डेट्स की, कहता है डेटर्स आर गुड, मतलब जितने लिखे हुए हैं वो सारे के सारे अच्छे डेटर्स हैं, मतलब पैसे पूरा दे देंगे। अगला एसेट कौन सा है, स्टॉक। स्टॉक के लिए कुछ बोला है क्या, कहता है स्टॉक इज शोन एट कॉस्ट प्राइस हुज ग्रॉस राइजेबल वैल्यू इज, अच्छा जी दे रखी है, कहता है इतने का बिकेगा, 25 का ये बिकेगा, 12 का ये बिकेगा, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास क्या, कैश, 10,000 का कैश ये है और 5,000 का कैश ये है, और तो कोई एसेट है नहीं। सन्ड्री एसेट्स का टोटल कर दो, मुझे बता दो, ये तो मेरे ख्याल से 140 दिख ही रहा है, 75, 25, 1 लाख, 30, 40, 140, इसका बताओ। 1, 20, 32, 37, 137 आ रहा है, देखो 137 ही है सर। चलो आगे बढ़ो, माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज, डिबेंचर्स 20,000, 40,000, क्रेडिटर्स 10,000, इसके क्रेडिटर्स हैं ही नहीं, मैंने एक गलती करी है और कोई मुझे बता भी नहीं रहा है, ये बता दिखता है कि आप छापने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, क्या गलती करी है बोलो, हाँ क्या गलती करी है गलती, बताओ क्या गलती करी है, हाँ बोल क्यों नहीं रहे थे अभी तक, सर आपको कैसे टोके, अरे मतलब मैं कुछ भी लिखूंगा, लिखोगे आप यहाँ पर, हद है। यहाँ आप देखो डिबेंचर्स को कहता है कि हमें इक्विवेलेंट डिबेंचर्स देने हैं, कितने प्रीमियम पर, 10% प्रीमियम पर देने हैं, इसका मतलब ये कि सेटलमेंट वैल्यू 40 थोड़ी हुई, फिर सेटलमेंट वैल्यू कितनी हुई, 44। यहाँ पे पता अभी तो बताया कि सेटलमेंट वैल्यू लेते हैं हम यहाँ पर 44, ठीक है। चलो अब बताओ वैल्यूज, ये किसके लिए है, नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स, ये हो जाएगा 110, ये माइनस करके बताओ कितना, 993,000, 93,000 को कहने की कोशिश कर रहे हो, हाँ 93,000, 93,000 बोल रहा ना सीधा सीधा, 93,000, ठीक, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये दोनों माइनस हो गया, है ही नहीं ना प्रेफरेंस, सर ये लिखा क्यों आपने, लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे, लेकिन मैंने तो सिर्फ इसलिए लिखा ताकि आपको बाद में याद रहे कि अगर ये होता तो माइनस करते, क्योंकि हम यहाँ पर जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना होगा, 110, 93, ये क्या आ जाएगा, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। चलिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बताइए कितने आएंगे, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं 10,000 और ये हैं 5,000, ठीक है ना। चलो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बताओ अब, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कैसे निकालोगे आप, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नेट एसेट्स कितने के हैं, 1,10,000 डिवाइडेड बाय 10,000, कितने रुपए आएगा ये बोलो, 11 रुपए, परफेक्ट, 93,000 डिवाइडेड 93 तो 93,000 डिवाइड बाय 5,000, कितने रुपए आएगा ये बोलो, 18.6 ना, 6, खत्म हो गया भाई। ये ना हमारे वैल्यूज आ गए, किसकी वैल्यूज आ गई हमारी,
इंट्रिंसिक वैल्यूज आ गई। अब मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, ये मेथड जो शेयर के वैल्यूएशन का है ये काफी हद तक हम शक्ल है, सिमिलर है किसके, नेट एसेट मेथड परचेज कंसीडरेशन के। प्लीज दोनों को कंफ्यूज मत करना। हाँ, जब मैं नेट एसेट मेथड से परचेज कंसीडरेशन कंप्यूट करता हूं तो मैं एसेट में से सिर्फ एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस करके रुक जाता हूं, लेकिन ये कोई पीसी नहीं निकलवा रहा हूं मैं आपको। यहां पर क्या निकाल रहे हैं हम, यहां पर हम निकाल रहे हैं शेयर का वैल्यू। और कौन से शेयर का वैल्यू, इक्विटी शेयर का वैल्यू। अभी शायद दिमाग में पूरी 100% बात सेट ना हो पाए क्योंकि अभी इतना आपको ऑफ कोर्स प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन मैं जब आपको वो कौन सा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ शेयर पढ़ाऊंगा ना, वहां तो 3 दिन बात करेंगे, 2 से 3 दिन बात करेंगे शेयर के वैल्यूएशन पर, तो वहां तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बात बैठ जाएगी। लेकिन अभी के लिए प्लीज ध्यान रखना, इसको पेमेंट मेथड एसेट मेथड से कंफ्यूज मत करना, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। वो परचेज कंसीडरेशन सीधा निकालता है, अभी हम परचेज कंसीडरेशन निकाल ही नहीं रहे हैं, अभी हमने तो बस क्या निकाला है, 2 शेयर का वैल्यू। ये निकालने के बाद ना, ये निकालने के बाद ना फॉरगेट इट कि आप वैल्यूएशन कर भी रहे थे, भूल जाओ कि वैल्यूएशन कर भी रहे थे। ये 2 वैल्यूज निकलने के बाद अब ना आपको डीम्ड स्वैप रेशियो पता है। मुझे जरा बताओ कि डीम्ड स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो डीम्ड स्वैप रेशियो का फॉर्मूला क्या था सर? इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ, बताओ वेंडर, वेंडर कौन है यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वेंडर, कौन है वेंडर, श्याम। intrinsic value of purchaser, and who is purchaser, Ram। 18.6 divided by 11, 18.6 इसको अभी यहां निकालने की जो, ऐसे छोड़ दो। मैं बस ये कह रहा हूं ना, फॉरगेट इट कि आपने कभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला भी था, भूल जाओ इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला भी था। मैं कह रहा हूं यहां तक तो आप कौन से मोड में थे, वैल्यूएशन मोड में थे। अब अपने आप को वैल्यूएशन मोड से निकाल के कौन से मोड में लेके आओ, अब अपने आप को वैल्यूएशन मोड से निकालकर आप एमालगमेशन मोड में लेके आओ। ये कैलकुलेट करने के बाद भूल जाओ कि आपने वैल्यूएशन नाम का कुछ यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा भी है या पढ़ा भी है। अब आपको ये मैटर करता है। अब आ जाओ एमालगमेशन की दुनिया में। एमालगमेशन की दुनिया में हमें जब डीम्ड स्वैप रेशियो पता होता है तो हम फिर क्या करते हैं, हम पेमेंट मेथड लगा देते हैं पुरानी कंपनी के शेयर्स, डीम्ड स्वैप रेशियो, और नई कंपनी का शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके। नई कंपनी यहाँ पे कौन है, राम लिमिटेड। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली है, अगर पुरानी कंपनी के शेयर्स को और डीम्ड स्वैप रेशियो को मल्टीप्लाई करते हैं तो उस केस में अगर वो चीज डेसिमल्स में आती है, मतलब फ्रैक्शनल आता है, तो फ्रैक्शनल पोर्शन हम किस में सेटल करते हैं, कैश में। वी सेटल फ्रैक्शनल पोर्शन बाय इशूइंग कैश। गेटिंग मी? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा वो सारा सारा। अब तो वही है जो हमने पहले करा हुआ है, कुछ नया तो मैं नहीं बता रहा, साथ साथ रिवाइज आप करके इसको सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, ये मैं बिल्कुल मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आपने अगर अमालगमेशन में बीच में गैप डालोगे तो इशू तो हमेशा रहेगा। अमालगमेशन गैप वाला चैप्टर नहीं है, इसको तो आप बिल्कुल साथ साथ रिवाइज करते जाओ, क्लासेस देखते जाओ, करते जाओ, क्लासेस देखते जाओ, करते जाओ। बीच में एक दिन पॉज मार के पुराना सारा रिवाइज करो, फिर कंटिन्यू करो आगे। फिर 3-4 क्लासेस करने के बाद फिर एक बार पॉज मार के फिर पुराना देखो, सारा रिवाइज करो, फिर आगे बढ़ो। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आगे बढ़ने से पहले पीछे का पूरा हाथ में होना चाहिए, ताकि हर एक चीज जब लिंक हो आपको बात समझ में आए कि क्या हो रही है। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, मैं ये पहले क्यों निकाल रहा हूँ, मैं सीधा भी तो कैलकुलेट कर सकता था, लेकिन हमें पता है कि यहाँ पर डेसिमल में आएगा। इतनी फैंसी डीम्ड स्वैप रेशियो निकली है 18.6/11, होल नंबर आ ही नहीं सकता, राउंड फिगर आ ही नहीं सकती। क्यों नहीं आ सकती, इतनी ज्यादा फैंसी है। तो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय राम लिमिटेड, ठीक है, 5000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 18.6/11 है ना, 18.6/11। मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये क्या है, ये वेंडर कंपनी के शेयर्स हैं, और ये क्या है, ये डीम्ड स्वैप रेशियो है। क्या ये डेसिमल में आ रहा है, बिल्कुल आएगा ही। कितना आ रहा है बताओ, 8454, 8454 ना, 0.55, ऊपर बार लगा दूं, रहने दूं, ठीक है। क्या बताया था हमने, 8454 शेयर्स ही हम इशू कर पाएंगे, एंड 0.55 portion will be settled in cash,
0.55 portion will be settled in cash. Calculation of PC. Calculation of PC. Equity shares 8454 multiplied by 11. हेलो, याद है ना किससे मल्टीप्लाई करते थे? जो कंपनी इशू कर रही है। इशू कौन करेंगे? ये शेयर्स, न्यू कंपनी, परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी अपने ही शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करें कि हम इतने शेयर इशू कर रहे हैं और हमारा एक शेयर कितने रुपए का है? 11 रुपए का। 8454 को मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 929994। एक बार चेक कर लो भाई, सारे सही मारो ना। कैश देंगे, कितना कैश देंगे? 0.55 पोर्शन के बदले कैश देंगे। मेरे ख्याल से 6 रुपये आ रहा होगा, देखना जरा। 6 रुपये आ रहा है, 6 रुपये आ रहा है। टोटल कितना हो गया? 93,000। दिस इज आवर पीसी। अब इसमें कुछ पुराना भी है, जो मैंने आपके साथ पहले पेमेंट मेथड डिस्कस किया था, तो कुछ पुराना भी है, कुछ नया भी है, सब मिला के है। पुराने कॉन्सेप्ट यूज होंगे, अब आप मान के चलो पुराने कॉन्सेप्ट बार बार यूज होंगे। रिवाइज करते रहना। ये टॉपिक बहुत आसान है, लेंदी की वजह से बेचारा बदनाम है कि मुश्किल है। नहीं है तो बहुत आसान, लेकिन लेंदी होने की वजह से बच्चा अपनी कमी, क्योंकि लेंदी होने की वजह से बच्चा इसको साथ रखता नहीं। कभी इतना कर लिया, कभी इतना कर दिया, कभी इतना कर दिया, वो बेचारा स्कैटर हो के होता है, तो कभी किसी का कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता। इस टॉपिक को मैंने कहा साथ साथ ही चलना, लेके चलना। मैं बार बार बोलता हूँ, आपको इरिटेशन होता होगा कि सर एक ही बात बार बार बोलते जा रहे हो, लेकिन क्या करूँ, हर कोई बच्चा आप जैसा इंटेलिजेंट नहीं होता ना कि जो मेरी बात को मान ले, तो उसको याद लाना पड़ता है बार बार। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। इस कॉन्सेप्ट को मैं एक क्वेश्चन में और कराऊंगा, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो ध्यान से देखिएगा प्लीज, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना आप। मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, अब मैं कुछ एक नई बात बता रहा हूँ, उस पर नोट लिखूंगा, फिर जो बात अभी हमने करी और इस नई बात को मिला के हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम में आया था। ठीक है, आप देखिएगा प्लीज सामने। मान लो जो परचेजर है जो बिजनेस खरीद रहा है, ठीक है, उसकी किताबों में एक लैंड एंड बिल्डिंग है। ठीक है, उसकी किताबों में क्या है? एक लैंड एंड बिल्डिंग। एक मिनट, उसकी किताबों में लैंड एंड बिल्डिंग है, उसकी किताबों में ना प्लांट एंड मशीनरी है। लैंड एंड बिल्डिंग ना उसकी किताबों में 2 लाख रुपए की है। प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी किताबों में मान लो 3 लाख रुपए की है। और एक और सपोज एसेट मान लो फर्नीचर फिक्सचर 50,000 का है। इनकी ना मार्केट वैल्यूज भी बताई हुई है आपको। मान लो मार्केट वैल्यू 2.5 लाख रुपए है, इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 310 है, और इसकी मार्केट वैल्यू मान लो 45,000 रुपए। ठीक है, ये आपकी किताब है जो खरीदने वाला है किसी और का बिजनेस। वेंडर का बिजनेस भी दे रखा है यहाँ पर आपको, वेंडर की भी बैलेंस शीट दी हुई है। वेंडर की बैलेंस शीट में भी एक लैंड एंड बिल्डिंग है 50,000 की, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू जो 70,000 रुपए है। इसका भी एक प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख रुपए का, लेकिन इसका मार्केट वैल्यू 90,000 रुपए है। और फर्नीचर एंड फिक्सचर भी इसका है 50,000 का, और इसका मार्केट वैल्यू से 42,000 रुपए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। हम अभी किसकी बुक सीख रहे हैं? इसकी की इसकी? सर इसकी सीख रहे हैं, परचेजर की बुक सीख रहे हैं। अच्छा, अगर परचेजर की बुक्स में हम देखें, हम जब सेकेंड एंट्री पास करेंगे, याद है ना सेकेंड एंट्री? पहली एंट्री तो क्या? बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर। दूसरी एंट्री में सेकेंड एंट्री जब पास करेंगे तो हम इसके सारे एसेट अपनी किताबों में ले आएंगे। पहले बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितने का लेके आएंगे? मार्केट वैल्यूज पे लाएंगे, पता है ना आपको। प्लांट एंड मशीनरी कितने का लाएंगे? हाँ 1 लाख? ना सर 90,000। और फर्नीचर फिक्सचर कितने का लाएंगे हम अपनी किताबों में? 42,000 का। सीधी सीधी बात है कि हम अपने पास वेंडर कंपनी के सारे एसेट्स मार्केट वैल्यूज पे लेके आते हैं। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूं, बहुत बार हमने डिस्कस भी कर ली। अब सपोज ये सेकेंड एंट्री में आपके पास सारे एसेट आ गए, और आपको पता है क्या बोलता है क्वेश्चन, कि आप ना एमैल्गमेशन के बाद की ना, एब्जॉर्प्शन के बाद की ना बैलेंस शीट बना देना। अब मुझे जरा सोच के बताओ, जो नई कंपनी अपनी बैलेंस शीट बनाएगी पोस्ट एमैल्गमेशन,
उसमें लैंड एंड बिल्डिंग कितने की शो करेगी? आप सोच के बताना, बहुत ध्यान से सोच के बताना। हाँ, कोई आंसर? 320? 320 कैसे निकाला आपने सर? 250, 70, 320। मैं पूछ रहा हूं, मैं अभी आंसर नहीं दिया। और किसी ने कोई और आंसर देना है? 270 कैसे? 2,70,000। और कोई आंसर? 70,000। क्यों भाई? सर ये 70 तो लिया है। अरे अरे, ये 70 तो उसका आया ना, हमारा खुद का भी तो है 70 थोड़ी। मैं अगर पोस्ट एमाल्गमेशन, हमारे पास खुद के भी तो एसेट है ना, वो तो हम दिखाएंगे दिखाएंगे, साथ में जो खरीदा है वो भी दिखाएंगे। ये तो तय है कि ये तो आना ही आना है, हमारा खुद का भी तो आना है। अब मुद्दा क्या रह गया कि हमारा खुद का एसेट 250 पे आएगा कि 2 लाख पे आएगा? इसको 2 मिनट साइड करो। अब मैं आपको एक बात बोलता हूं, मान लो ये विजुलाइजर हमारी, जैसे दिख रहा है आपको, मेरे ये विजुलाइजर मेरी किताबों में, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एसआरएस एकेडमी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मान लीजिए ये विजुलाइजर जो है वो 75,000 पे शो हो रहा है। कितने पर? 75,000 पे शो हो रहा है। इतने का लिया था, इतने का ही शो हो रहा है। और आज की डेट पर ना इसका मार्केट प्राइस मान लीजिए, इसको बेचे अगर हम आज की डेट पर, मान लो 70,000 मिलेंगे। हमारी बुक्स में कितने का है? 75। बेचेंगे तो कितने का मिलेगा? 70। अब हम एक और विजुअलाइजर खरीद के लेके आते हैं, मान लो 90,000 रुपए में, बिल्कुल नया नया खरीदा। अब आप मुझे बताओ, जो नया नया खरीदा, क्योंकि मैंने उसके पैसे मार्केट वैल्यू के हिसाब से दिए होंगे, उसको तो मार्केट वैल्यू पे दिखाना बनता है, लेकिन इसकी कॉस्ट में क्यों चेंज करूंगा? इसकी कॉस्ट में मान लो हमारे यहाँ पे सपोज, अब ये जहाँ पे आप पढ़ रहे हो 6 करीब एसी हैं। अब अगर 6 एसी हैं, अगर हम 7वां एसी खरीदते हैं, ऑफ कोर्स वो मार्केट प्राइस पे खरीदेंगे, तो क्या मुझे अपने 6 एसी का भी प्राइस बदलना पड़ेगा क्या? भाई मैं अपने एग्जिस्टिंग एसेट का प्राइस क्यों बदलूंगा? मार्केट वैल्यू उसका होगा। भाई यहाँ पे जितने भी एसेट देख रहे हो आप, चेयर्स, प्रोजेक्टर, कैमरा, इन सबका एक मार्केट प्राइस होगा। इनको बेचने जाएंगे तो एक प्राइस मिलेगा, और हो सकता है वो प्राइस मेरे बुक्स में जितने का लिखा है उससे डिफरेंट हो, लेकिन अपने बुक्स के प्राइस में क्यों चेंज करूंगा? मतलब ये प्राइजेस मेरे बुक्स में, भाई मेरी किताबों में 2 लाख पे रिकॉर्ड है, इसकी वैल्यू में नहीं चेंज कर सकता। मैंने खरीदा तो ये तो मेरे को पहले से ही पड़ा था, मार्केट वैल्यू जो मर्जी हो, लेकिन मैं इसकी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब सीधा सीधा ये है, जो परचेजिंग कंपनी है, जो बुक्स, जो बिजनेस परचेज कर रही है, उसकी बुक्स में पहले से कुछ एसेट लिखे हुए होंगे, उनका भी कोई मार्केट वैल्यू होगा, लेकिन उनका मार्केट वैल्यू थोड़ी चेंज करेंगे। वो तो जितने के लिखे आ रहे हैं वो तो उतने के लिखे रहेंगे। हाँ, जब मैं सामने वाले का बिजनेस टेक ओवर करता हूं, तो उसके बिजनेस को जब टेक ओवर करते वक्त अपनी किताबों में उसके एसेट लेके आता हूं, तो वो कौन सी वैल्यू पे लेके आता हूं? वो मैं मार्केट वैल्यूज पे लेके आता हूं। मतलब बताओ सर सीधा, फाइनली क्रक्स क्या है? फाइनली क्रक्स ये है कि जब आप लैंड एंड बिल्डिंग शो करेंगे आफ्टर एमैल्गमेशन, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग दीज एसेट्स, आप लैंड एंड बिल्डिंग कितना शो करेंगे? हमारा कितना है? 2 लाख। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन हमारा कितना है? लिखा कितने को है? 2 लाख का। और नया कितने का लिया? 70। तो कितना दिखाएंगे? 270। 3 लाख। ये कितने का लिया? 90। तो कितना दिखाएंगे? 390। 50 और 42 कितना दिखाएंगे? 92। ये कुछ इस तरीके से ही है कि अगर हमारे पास मान लो ये चेयर्स हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेप्रिशिएट हो गए, एक एक चेयर 300 रुपए की दिख रही है, हमने और चेयर्स मंगवाई 500 रुपए की, इनका मार्केट प्राइस 300 वाली का मार्केट प्राइस मान लो 250 रुपए है, मैं इसको 250 में थोड़ी अपने आप, यार वो तो रिकॉर्ड ऑलरेडी है ना, ये एसेट्स तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड ही है ना आपकी बुक्स में। और कौन सी वैल्यूज पे रिकॉर्डेड है? इन्हीं बुक वैल्यूज पर। नए जो आ रहे हैं वो रिकॉर्ड कर देना, ये तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। जो चीज ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको थोड़ी चेंज करूंगा। ये चीज रिकॉर्डेड नहीं थी, ये तो किसी और के एसेट थे, मेरी किताबों में आ रहे हैं, ये मैं कौन सी किताब कौन वैल्यूज पे लेके आऊंगा अपनी बुक्स में? मार्केट वैल्यूज पर, बुक वैल्यूज नहीं, मार्केट वैल्यू। और हमारे खुद के एसेट्स किस पर? बुक वैल्यूज पर। इस पे मैं अभी नोट लिखवाऊंगा, पहले इसको नोट अगर कर दिया होगा ऑफ कोर्स आपने, तो मैं आपको ये करके भी दिखा देता हूँ कि बैलेंस शीट में किस तरीके से इसके एसेट्स अब शो होंगे। ऐसे बस थोड़ा सा, ठीक है, कोई हमारा बहुत ज्यादा जरूरी नहीं था, बट ठीक है। हम यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग अगर शो करते हैं, यहाँ का सर, यहाँ पे अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग शो करते हैं तो कितना शो करेंगे? हमारा खुद का कितने का था? 2 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग थी। कितने में और खरीदी थी हमने? 70,000 में और खरीदी थी। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितने की शो होनी चाहिए हमारी बुक्स में? 270 की खरीदनी चाहिए, शो होनी चाहिए। उसके बाद अगला एसेट हमारा कौन सा है? प्लांट एंड मशीनरी। हमारी बुक्स में कितने का लिखा हुआ है? 3 लाख रुपए का लिखा हुआ है। नया वाला एसेट हमारी किताबों में कितने में आएगा?
70 प्लस कितना आएगा, ये कितने का लिया है, 90 का लिया है, तो कितना आएगा 90,000। बाकी आप देख लेना, मेरे ख्याल से आप समझ गए हो। समझना मेनली क्या था कि हमारे खुद के एसेट्स, बीइंग अ परचेजिंग कंपनी, हम अपने उन एसेट्स को उसी वैल्यू पे दिखाते हैं जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, मतलब बुक वैल्यूज पे ही आगे लेके जाते हैं। और जो वेंडर कंपनी है उनके एसेट्स हम अपनी बुक्स में कैसे लेके आते हैं, फेयर वैल्यूज पर या फिर मार्केट वैल्यूज पर। अब एक सवाल, सर पहले ये बात क्यों नहीं बताई? अब सुनो, वो मार्केट वैल्यू आपको देगा ही क्यों? इसकी मार्केट वैल्यू की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? बिल्कुल परफेक्ट, बहुत बढ़िया, पड़ेगी सर। कहां पड़ेगी? इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए। इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए हमें एसेट्स का क्या चाहिए होता है, मार्केट वैल्यूज। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं अगर कंपनी को आज ही बंद कर दें, अगर इसको आज ही बंद कर दें तो शेयर 300 की बिकेगी, 250 की बिकेगी। इसको आज ही अगर बेच दे तो कुछ मार्केट वैल्यू में बिकेगा ना। ये मार्केट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए ही दिया हुआ है। इसलिए ये बात तो पक्का तय है कि अगर मार्केट वैल्यूज है यूज होगा उसका, लेकिन बैलेंस शीट बनाते वक्त ध्यान रहे हम अपने एसेट्स सिर्फ और सिर्फ उसी वैल्यूज पे लेके जाते हैं जो रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड किस पर है? 2 लाख, 3 लाख और 50,000, इसी पे रिकॉर्ड होंगे आगे भी। ये बस सीधे सीधे इस तरीके से ही है कि अगर मेरे पास कोई एसेट है जो मेरी बुक्स में किसी वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, नया एसेट खरीदता हूं जब मैं, तो अपने एग्जिस्टिंग एसेट का वैल्यू थोड़ी बदलता हूं, वो तो उतने का ही रिकॉर्ड रहेगा ना। मेरे जितने भी एसेट्स यहाँ पर हैं, हमारे जितने भी एसेट्स यहाँ पर हैं, चेयर्स, कैमरास वगैरह, अगर हम कल को एक नया कैमरा खरीदते हैं तो वो नया कैमरा जो है वो तो मैं उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करूंगा जो मैं लेके आया हूँ। और मैं लेके किस पे आया हूँ? मार्केट प्राइस पर। लेकिन जो कैमरा मेरे पास ऑलरेडी है, जो कैमरा हमारे पास ऑलरेडी है, उसको तो मैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करता रहूंगा ना जिस वैल्यू पे वो ऑलरेडी रिकॉर्ड मैंने कर रखा है, ना कि उसकी वैल्यू भी चेंज करें। चलो सर, अब कहानी ना समझ में आ गई है, बढ़ो आगे अब। ठीक, अब एक नोट लिखो इस छोटी सी बात पर, एक नोट लिखना। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ ओल्ड कंपनी, वेंडर कंपनी, आर incorporated at fair value oblique market value. However, assets and liabilities of न्यू कंपनी, मतलब कौन सी कंपनी की बात हो रही है? परचेजिंग कंपनी, न्यू कंपनी या फिर परचेजिंग कंपनी, आर कैरिड एट बुक वैल्यूज। ठीक है, फिर लिखना बुक वैल्यूज इज इक्वल्स टू बुक वैल्यू का ना एक और भी नाम होता है, क्या नाम होता है? कैरिंग अमाउंट। ऐसा अमाउंट जो मेरी बुक्स में कैरी हो रहा है। बुक मतलब मेरी बुक्स मतलब बैलेंस शीट की बात कर रहा है, बुक वैल्यूज कैरिंग अमाउंट, और इसको हम सीधे सीधे शब्द में बोले तो बैलेंस शीट वैल्यूज। ये लिख लेना, ये बच्चों को कई बार नहीं पता होता है। कैरिंग अमाउंट, बुक वैल्यू, बैलेंस शीट वैल्यूज। बुक वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, बैलेंस शीट वैल्यूज एक ही बात होती है। ठीक है, परचेजिंग कंपनी के खुद के एसेट्स कैसे कैरी होंगे? बुक वैल्यू पर ही होंगे। कैरिंग अमाउंट भी बोल देता है उसको कई बार, और उसको बैलेंस शीट वैल्यूज भी बोल देता है। जो बोलेगा हमें समझदार है हम। बुक्स मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट की बात हो रही है, और कैरिंग अमाउंट मतलब ऐसा अमाउंट जो मेरी बुक्स में कैरी हो रहा है। ठीक है, चलो हम अब एक लास्ट क्वेश्चन करें। लास्ट क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा, देखते हैं अभी कुछ और कर पाते हैं कि नहीं आज। लेकिन ये इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो है क्वेश्चन नंबर 32, 32 नंबर क्वेश्चन है, इसको रीड करना आप। क्वेश्चन नंबर 32, इसको रीड करना, ये हमारे एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से रीड करना।
चलो आओ देखिए जरा क्या लिखता है। रोज लिमिटेड इज टेकिंग ओवर एंटायर बिजनेस ऑफ लिली लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। दो कंपनीज हैं, रोज लिमिटेड और लिली लिमिटेड। रोज लिमिटेड ने कहता है एंटायर बिजनेस टेक ओवर कर लिया, मतलब क्या, रोज कौन हुआ, परचेजर, और ये कौन हुआ, वेंडर। शेयर होल्डर फंड्स में शेयर कैपिटल दिया हुआ, इक्विटी शेयर्स दिए हुए, जनरल रिजर्व है, सरप्लस है, ट्रेड पेबल्स है, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल में प्लांट है, और गुडविल बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है। बाहर दे देगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का बैलेंस है। प्लांट ऑफ रोज एंड लिली इज वर्थ ₹390 एंड 350। प्लांट का मार्केट, अरे क्या बात, मजा आ गया देख के। गुडविल की और गुडविल जो है दोनों की दे रखी है, बाहर दे रखी है। बाहर देने का मतलब हमारे लिए अब काम आसान हो जाएगा। जब हम बुक्स ऑफ न्यू कंपनी बनाएंगे तो हमें सेकंड एंट्री में कोई बैलेंसिंग फिगर देखने को नहीं मिलेगी। वेरी गुड। थर्ड एंट्री, स्टॉक ऑफ एल इज ओवर वैल्यूड बाय 10% अबव इट्स कॉस्ट। इसको भी देखते हैं क्या लिखा है ये। रोज इज टेकिंग ओवर एल लिमिटेड, लिली लिमिटेड बाय इशू ऑफ शेयर्स एट द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये लाइन है जो काम खराब कर रही है। पूरा क्वेश्चन हमें बहुत आसान लग रहा था, इसने लिखा रोज लिमिटेड ना लिली लिमिटेड को टेक ओवर करेगी बाय इशू ऑफ शेयर्स एट द इंट्रिंसिक वैल्यू। अब सवाल ये उठता है कि ये इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या दी हुई हैं। हम पहले चेक करेंगे, कहीं नहीं दे रखी इंट्रिंसिक वैल्यूज। इसका मतलब पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। पहले हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज क्या करना पड़ेगा, निकालनी पड़ेगी। देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कहता है ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एल लिमिटेड वर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ रोज एट फेयर वैल्यू। वेंडर की बुक्स में हम वेंडर की जो एसेट लायबिलिटीज है वो कैसे लेके आते हैं, फेयर वैल्यू पर। और लायबिलिटीज ऑफ रोज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रोज मतलब परचेजिंग खुद, हैव बीन कैरिड एट कैरिंग वैल्यूज ओनली। और पहले मैं इस क्वेश्चन को करवाऊं, पहले एक गलती जो होती है बच्चों से, पहले मैं उसके बारे में बता देता हूं, ठीक है। आओ क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम, 32। पेज नंबर कौन सा है, 172। एक निकालो, ये वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो, मेरे साथ साथ लिखो, बताता हूँ क्या लिखवा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ, मेरे को लगता है इसको 2 मिनट काटो, सॉरी, हाँ मैं फिर से लिख देता हूँ। कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑफ लिली लिमिटेड, ठीक है। अच्छा अब क्या बोला उसने, वैल्यू ऑफ स्टॉक। अब हो सकता है मैं गलत करूं, 2 मिनट देख लो पहले। वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या होगा सही वैल्यू। जो एल का स्टॉक है, मतलब वेंडर का स्टॉक है, कहता है 10% से ओवर वैल्यूड है। तो ठीक करने के लिए क्या करूं, स्टॉक पहले है कितने का, पता है ना आपको, इन्वेंट्रीज को स्टॉक बोलते हैं। इन्वेंट्रीज को क्या बोलते हैं, स्टॉक। ये बात तो पता ही होगी ना आपको कि यही स्टॉक है। कितने का स्टॉक है, 165। 165 प्लस 165 का 10%। कई बच्चे ना जल्दबाजी में ये कर देते हैं, वो कह रहा है ओवर वैल्यूड है, वो बच्चा उसे और ऊपर ले जाता है। अरे भाई वो ऑलरेडी ऊपर है, उसको और ऊपर ले जाके आप क्या ऊपर चढ़ाओगे, नहीं। फिर कई बच्चे कहते हैं अच्छा तो माइनस कर देते हैं अगर ओवर वैल्यूड है तो। ये भी गलत है, ना बढ़ाना ठीक है ना घटाना ठीक है। तो सर क्या ठीक है, आप सोचो जरा ध्यान से। ये कहता है कि ये 10% से ओवर वैल्यूड है। आप जरा सोच के बताना, मान लो एक जो स्टॉक था ना उसकी कॉस्ट 100 रुपए है, तो आपने कितना कर दिया 110। मेरी बुक में कितना रिकॉर्ड हो रखा होगा 110 की 100, क्योंकि मैंने ओवर वैल्यू कर रखा है। मेरी बुक्स में कितना रिकॉर्ड होगा 110। अब 110 को 100 पे पहुंचाने के लिए वापस, मैंने कहा था ओरिजिनल कॉस्ट कितना है 100, आपने 10% से ऊपर कर दिया, तो कितना दिख रहा है आपकी बुक्स में 110। 100 का 10% 110, 10 करके 110 कर दिया। अब 110 को वापस 100 पे लाने के लिए अगर मैं 110 का ही 10% निकालूंगा तो 11 रुपए आएगा ना। वो तो आप 99 पे ले आए, वो तो आपने और कम कर दिया, ज्यादा कम कर दिया।
अच्छा ऊपर ले जाने का तो लॉजिक ही नहीं दिखता मुझे, ऊपर तो वो तो ऑलरेडी ऊपर है ना, ऊपर तो प्लस तो करना नहीं। अच्छा माइनस भी बच्चा किस पे करता है, 110 पे। अरे 110 तो ऑलरेडी बढ़ी हुई वैल्यू है, उस पे निकालोगे 10% तो गलत ही आएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? तो सही कैसे निकलेगा वैल्यू ऑफ स्टॉक? वैल्यू ऑफ स्टॉक आप कह सकते हो 1,65,000, क्योंकि 110 रुपए रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ये 110 है तो 100 कितना होगा? सीधा 1.5 लाख। ये 110 का क्या मतलब है? 100 रुपए का सामान आपने कितने का दिखाया हुआ? 110 का। इसका मतलब 165 110 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 अगर ये ना बढ़ाया होता तो 100 कितना होता? आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, जब भी कोई चीज हमें फंसाती है तो बचपन से हमारी एक बंदा हेल्प कर रहा है, और वो कौन है? एक्स। सेल्फलेस हेल्प करता है ये एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ स्टॉक बी एक्स। अगर ये एक्स कॉस्ट है तो इस एक्स में हमने ना 10% ज्यादा कर दिया है, और वो करने के बाद ना कितना हो गया है? 165। अगर हमारी कॉस्ट x है तो उस x में हमने 10% ना ज्यादा कर दिया है, और वो करने से हमारी कॉस्ट कितनी हो गई है? 165। इसका मतलब x प्लस 0.10x 165, तो 1.1x या x इज इक्वल्स टू 1.1x इज इक्वल्स टू 1,65,000। इतना नोट करो। तो हमारा x कितना आ जाएगा? x हमारा आ जाएगा ऑफ कोर्स अगेन 1.5 लाख। दोनों में से जो ठीक लगे वो कर दो। अगर आपको लगता है सर इसका तो वर्किंग नोट बनाने की जरूरत ही नहीं थी, इग्नोर भी कर सकते हो। अभी जब आगे हम करेंगे कैलकुलेशंस तो इग्नोर भी कर सकते हो, बिल्कुल ठीक बात है, इग्नोर भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। तो मैं तो भाई कोशिश करता हूँ कि जहाँ जहाँ पॉसिबल हो मैं जितना हो सके एक्स्ट्रा ही बताना पड़े बताओ। बच्चे, हर बच्चे को साथ लेके चलना है हमें। इसको नोट कर लो प्लीज। हाँ, तो अब आपको ध्यान रखना है लिली का जो स्टॉक है वो 1.65 नहीं है। वो कितने रुपए का स्टॉक है उसका? 1.5 लाख रुपए का। डेढ़ लाख रुपए का स्टॉक है। ठीक है, करें बात करें आगे। चलो अब देखो पहले इसने मांगा क्या है हमसे? क्या मांगा है इसने हमसे? इसने ना हमसे ना बैलेंस शीट मांगी है, पोस्ट एब्जॉर्प्शन बैलेंस शीट मांगी है। मतलब ये हम जो भी करेंगे बाकी इसके अलावा, बैलेंस शीट के अलावा सबका सब वर्किंग नोट्स में करेंगे। बैलेंस शीट हमें पता है हम किसकी मदद से बनाते हैं? जर्नल की मदद से। मतलब जर्नल तो बनानी पड़ेगी, लेकिन इसने यहाँ पे क्या बोला है? ये क्या बोला है? शेयर्स कैसे देने हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू पर। इसका मतलब परचेज कंसिडरेशन निकालने से पहले आपको दोनों की क्या निकालनी पड़ेगी? इंट्रिंसिक वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। लिखो जी वर्किंग नोट नंबर 2। अब समझ लोगे मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यूज, रोज लिमिटेड, लिली लिमिटेड। ठीक है, आपके लिए और हमारे रेफरेंस के लिए कौन परचेजर है? रोज। और कौन वेंडर है? लिली। ठीक है, चलो अब एक एक करके सारे एसेट का क्या लिखना है? मार्केट वैल्यू, चाहे रोज हो या लिली हो। ध्यान रखना इंट्रिंसिक वैल्यूज निकाल रहे हैं, दोनों की ही मार्केट वैल्यूज चाहिए होगी। 3,90,000, 3,50,000। चलिए अगला एसेट कौन सा है हमारे पास? गुडविल। इसकी भी वैल्यूज दी हुई हैं हमें, 150 और 1 लाख। चलो आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो। अगला एसेट कौन सा है हमारे पास? स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज। चलिए बताइए जी, पहले तो रोज का बताओ। रोज के बारे में तो कुछ बताया नहीं हुआ, तो उसका बुक वैल्यू ही ले लेते हैं। 183। इसका तो हमने अभी अभी निकाल दिया ना 150। इसके ब्रैकेट में लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1। अच्छा मान लो आपने पीछे वर्किंग नोट नहीं बनाया होता तो आप क्या काम कर सकते थे? आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसी के ब्रैकेट में लिख देते 165 110 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 100 कितना होगा। आप ऐसे भी करके छोड़ सकते थे, फिर वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं थी। ऐसे ही ब्रैकेट में भी कैलकुलेशन करना बिल्कुल ठीक है, टाइम अगर बचाना हो तो कर सकते हैं। वो तो क्योंकि हमें रिवीजन के लिए नोट्स बनाने हैं तो मैंने इसलिए यहाँ पर इसको लिख दिया वापस से। ट्रेड रिसीवेबल्स बताओ, डेटर्स।
ट्रेड रिसीवेबल्स को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी कोई मार्केट वैल्यू तो दी नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए, इनकी बुक वैल्यू ही ले लेनी चाहिए। 5,73,800 और ये कितना है 3,45,800, 345,800। चलो उसके बाद अगला एसेट हमारे पास कौन सा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो मैं सिर्फ कैश लिख देता हूँ 196 और ये कितना है 2,19,180, 2,19,180। हमारे सन्ड्री एसेट्स का टोटल बताओ कितना हुआ। हाँ कौन बताएगा, बताओ। 14 लाख 92, आप बता दो आगे। 800, 800। ये बताओ कितना कह रहे हो, 11 लाख 64,980 माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ध्यान रखना हम ना वैल्यूएशन मोड में है, अमेलगमेशन मोड में नहीं है। ध्यान से, हाँ वैल्यूएशन मोड में, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, बताइए जी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज में क्या लिखो यहाँ पर। ट्रेड पेबल्स, कितने के ट्रेड पेबल्स हमारे पास, 88,000। कोई मार्केट सेटलमेंट वैल्यू तो नहीं है ना इसकी, नहीं सर। 88,800, 1,16,000, 1,16,400। ये जो आएगा इसको क्या कहोगे आप, नेट एसेट्स फॉर शेयर होल्डर्स। कितना आ रहा है, 14 लाख कितना बता रहे हो, 4,000। ठीक है, दूसरा बताओ। हाँ कितना, कितना कह रहे हो, 10,48,580। ठीक है, 48,580। इसमें से माइनस करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को। सर है ही नहीं, मैंने कहा फिर भी ना लिख लेना ठीक है, रिवीजन के टाइम पर आपको एटलीस्ट दिक्कत तो नहीं होगी ना, आपको पता तो होगा ना कि क्या क्या माइनस करते हैं। दीज आर नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, और ये मैं खुद ही कैलकुलेट कर लूंगा, डोंट वरी, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। ठीक है, 10,48,580। और यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ताकि हम निकाल पाए फाइनली इंट्रिंसिक वैल्यू। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, 1,08,000। ये हो जाएंगे 80,660। ये पता है ना कैसे निकाला, हाँ 10-10 रुपए का शेयर है, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, इसको 10 से डिवाइड कर दिया, क्या निकल आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। निकालो जी, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो, इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। 14,04,000 को डिवाइड कर दो किससे, 1,08,000 से। 10,48,580 को डिवाइड कर दो 80,660 से। बताओ जी कितना कितना आ रहा है। क्या कह रहे हो, दोनों का 13 रुपए, कुछ भी बोल रहे हो सही में। आप कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी डीम स्वैप रेशो सिंपल सी आ जाए 1:1 तभी आप ऐसा कह रहे हो, नहीं सर हमें क्या मिलेगा ऐसे, सच में ना दोनों का 13 रुपए। अरे इससे तो बढ़िया बात ही नहीं हो सकती कोई, क्यों, दोनों का 13 रुपए मतलब समझते हो 1:1, 1 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर हेल्ड। स्वैप रेशियो डीम, फ्रैक्शन नहीं आ सकता यहाँ पे, किसी हालत में फ्रैक्शन नहीं आ सकता, क्योंकि फ्रैक्शन नहीं आ सकता दैट मीन्स हमारा जो पीसी है वो सीधे सीधे निकल आएगा। तो अब ध्यान रखें ये किसके लिए था, ये सारा कैलकुलेशन जो था वो किसके लिए था, सिर्फ और सिर्फ स्वैप रेशियो निकालने के लिए था। अब भूल जाना कि हमने क्या किया है, ये भूल जाना कि ये क्या किया है, ऊपर नीचे प्लस माइनस, भूल जाओ ये सब चीजों को। ये सिर्फ हमने 13 रुपए निकालने के लिए किया था, वैल्यू ऑफ वेंडर भी 13, वैल्यू ऑफ परचेजर भी 13। तो अब ऐसा करते हैं, ये तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकल गया, इसके बाद हमें क्या निकालना पड़ेगा, परचेज कंसिडरेशन। वर्किंग नोट नंबर 3 में क्या निकालोगे, परचेज कंसिडरेशन, और वर्किंग नोट नंबर 4 में जर्नल पास करेंगे, और फिर फाइनली फेयर नोट। फेयर नोट में क्या करना पड़ेगा आपको, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी।
इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं। बताओ कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं पुरानी कंपनी के शेयर्स? पुरानी मतलब लिली लिमिटेड के शेयर्स 80,660 मल्टीप्लाइड बाय डीम्ड स्वैप रेशियो, वैल्यू ऑफ वेंडर 13, वैल्यू ऑफ परचेजर भी 13। कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं मुझे बताओगे आप? शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं इसका मतलब 80,660। किससे मल्टीप्लाई करूं? वैल्यू ऑफ, सर किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो आएगा तो 13 ही लेकिन मल्टीप्लाई कैसे करना? न्यू कंपनी के शेयर प्राइस से। चलो बताना कितना आ रहा है? 10,48,580। दिस इज BC। ध्यान रहे, हाँ 3 रुपए का सिक्योरिटीज प्रीमियम मत क्रेडिट करना भूलना। हाँ वेंडर कंपनी शेयर्स, अब तो बार बार लिख देता हूं मैं ये। डीम्ड स्वैप रेशियो, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है ये सब। वैल्यू ऑफ परचेजर कंपनी शेयर, वैल्यू ऑफ परचेजर कंपनी शेयर। ठीक है चलो जी, अब क्या करना है हमें? जर्नल पास करनी है। वर्किंग नोट नंबर 4 बनाओ। इन द बुक्स ऑफ परचेजर कौन है भाई? रोज लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज, पहला बिजनेस परचेज डेबिट, 2 लिक्विडेटर ऑफ लिली लिमिटेड 10,48,580 being business purchased। ठीक है दूसरी एंट्री क्या करते हैं? दूसरी एंट्री में सारे एसेट्स ले आते हैं, सारी लाइबिलिटीज ले आते हैं। कौन सी वैल्यूज पे लेके आते हैं? ध्यान रखना, फेयर वैल्यूज पे लेके आते हैं। चलिए बताइए, पुरानी कंपनी का प्लांट आएगा हमारी किताब में, कितने का है उनका प्लांट? 3.5 लाख में। पुरानी कंपनी की गुडविल में लिख देता हूँ गुडविल, अब तो बैलेंसिंग फिगर तो आएगी नहीं ना, गुडविल लिख दिया हमने क्योंकि गुडविल बैलेंस शीट के बाहर गिवन है। बाहर वाली गुडविल तो बहुत ही बढ़िया है, वो दे रखी हो तो मैच ही होती है फिर तो हमारी गुडविल, अगर वो दे रखी हो तो पूरी एंट्री मैच होती है। गुडविल लिख दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और क्या आ रहा है आपके पास? इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की भी हमने मार्केट वैल्यू निकाल दी थी, कितने पर ले रहे हैं हम? 1.5 लाख पर। उसके बाद है ट्रेड रिसीवेबल्स। हाँ जी बताना कितने की ट्रेड रिसीवेबल्स है? 3,45,800। उसके बाद आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कितने का कैश आएगा? 219,180। मैं कह रहा हूं बिना किसी टेंशन के, बिना लाइन छोड़े बढ़ो आगे। क्यों लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं है? क्योंकि आएगी नहीं ना, इतना कॉन्फिडेंस है हमें अपने ऊपर। कोई बैलेंसिंग फिगर आएगी नहीं डेबे ऊपर, कोई पूरी एंट्री में बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगी। चलो जी बताओ भाई कौन सी लाइबिलिटी लोगे आप? ट्रेड पेबल्स। कितने में ट्रेड पेबल्स आ रहे हैं हमारे? 116, 400। और तो कोई एक्सटर्नल लाइबिलिटी भी नहीं है और बिजनेस परचेज हो जाएगा 10,48,580। देखो मैच करेगी, 100% बोल रहा हूँ मैच करेगी। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर। देखो मैच कर रही है, चेक करो एक बार। कर रही है सर, ठीक है। थर्ड एंट्री बता दो अब। लिक्विडेटर ऑफ लिली लिमिटेड 10,48,580 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। $80,660 इंटू 10, 8,06,000
600, देखना यही आ रहा है, हाँ सर मल्टीप्लाई करेंगे आएंगे। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 80,660 इंटू 3, ये 80,660 शेयर कहाँ से आए? ये ऊपर देखो निकालते ना हमने, इतने शेयर इशू करे ना 80,660, 13 रुपए का, 10 रुपए तो फेस वैल्यू की और 3 रुपए प्रीमियम के। बताना 3 से मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है? 241 980 24, देख लो भी, मैच करो एक बार सारे, यही है। बीइंग पीसी डिस्चार्ज, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स तो हमारे सारे रेडी हो गए, अब क्या बनाना है हमें? वर्किंग नोट्स ऑलमोस्ट सारे रेडी, वर्किंग नोट्स सारे रेडी, अब तो क्या बनाना है? बैलेंस शीट, फाइनल काम रह गया। अच्छा बैलेंस शीट मुझे बताओगे किसकी मदद से बनेगी बैलेंस शीट? किसकी मदद से बनाओगे बैलेंस शीट? बैलेंस शीट बनाएंगे हम किसकी मदद से? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, रोज लिमिटेड की एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट की मदद से। और उसकी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में सारे के सारे एसेट लायबिलिटीज की वैल्यूज किस पर लिखी है? और ऑलरेडी बुक वैल्यूज पे लिखी है उसने। हालांकि ये लाइन बोली है, देखो, ऑल दी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एल लिमिटेड वर इनकल्ड इन द बुक्स ऑफ रोज लिमिटेड एट फेयर वैल्यू। पुरानी की कैसे लेना है? फेयर वैल्यू। एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ रोज लिमिटेड हैव बीन कैरिड एट कैरिंग वैल्यूज, मतलब बुक वैल्यूज। उसने खुद ही बोला है, नहीं भी बोलता तो हम यही करते ना। तो आपको क्या करना है? आपको रोज की बैलेंस शीट यूज करनी है, इसकी बैलेंस शीट यूज करना, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, वेंडर की बैलेंस शीट यूज नहीं करते, रोज की बैलेंस शीट यूज करनी है और रोज का जर्नल यूज करना है। और रोज का जर्नल ये रहा 3 एंट्रीज, ये दोनों अकाउंट तो क्लोज ही होगा, ये डेबिट ये क्रेडिट खत्म, ये क्रेडिट ये डेबिट खत्म, ये 2 अकाउंट तो खत्म ही होगा। और इन सारे एसेट्स को हम लेके जाएंगे कहां पर? ये दोनों भी कैपिटल बढ़ेगी, सिक्योरिटी में बढ़ेगा, कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। मन है आपका बनाने का? चलो बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल बनाओ। बैलेंस शीट में आपको बनाने का दे रहा हूं 2-4 मिनट, बनाओ बैलेंस शीट बनाओ। चलिए रोज लिमिटेड की बैलेंस शीट, ठीक है। ये जो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, ये आपको एग्जाम में तो नहीं लिखना है, 2 चीजों की मदद से बना रहे हैं। रोज की खुद की बैलेंस शीट की मदद से प्लस रोज का जर्नल, रोज की खुद की बैलेंस शीट और रोज का जर्नल, इन दोनों की मदद से बन रहा है, ठीक है ना। चलिए पहला लिखेंगे हम शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल। पहले लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। चलिए हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की है? 10,80,000 की, तो हमारी खुद की कैपिटल है, ये आपको क्वेश्चन में दिख ही जाएगा। और हमने जो सामने वाले को इशू किए हैं वो 8,06,600 के शेयर इशू किए हैं, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए हमारे? 18,86,600। इसके बाद है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस, पहला रिजर्व हमारा है जनरल रिजर्व। हमारा खुद का जनरल रिजर्व कितना है? 1,72,000 प्लस उनका कितना है? 1,09,980। कितने बच्चों ने ये बेवकूफी कर दी है? जो ये बच्चे बेवकूफी कर रहे हैं, मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो बैलेंस शीट देख रहे हैं पुरानी कंपनी की।
पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट देखनी ही नहीं है भाई, देखनी ही नहीं है, आदत डालो ही मत ना। क्योंकि एक आध चीज, बहुत सारी चीजें तो वहां की कॉमन होती हैं, दिख जाती हैं, लेकिन भाई वहां से तो उठाया है, वो तो मिलेंगी मिलेंगी वहां पे, लेकिन सारी थोड़ी उठाई है वहां की चीजें। वहां के सारा सामान थोड़ी हम उठा के लेके आए अपने पास, रिजर्व रिजर्व नहीं लेके आते। तो इसलिए प्लीज अपनी हैबिट ही मत डालो, पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट को देखना तक नहीं है, बिकॉज हमें पुरानी कंपनी की बैलेंस शीट थोड़ी बनानी है, न्यू कंपनी की बनानी है, परचेजर की बनानी है। तो परचेजर की बुक्स में खुद की तो जनरल रिजर्व आएंगे, कहाँ है यहाँ, कहाँ टेक ओवर किया आपने जनरल रिजर्व, कहीं है आपको इस एंट्री में जनरल रिजर्व दिखते हुए? नहीं है ना। चलो 172 सरप्लस। सरप्लस एक्चुअली ना पीएनएल का ही दूसरा नाम है, मैंने ऑब्लिक करके लिख दिया। हमारा कितने का है 132, उनका कितना है 87। सर अब तो मत करो ना ये, अब तो समझ में आ गया ना हमको। 132 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भूलने के चांसेस हैं क्योंकि बैलेंस शीट में नहीं है, लेकिन हमारी जर्नल में तो है। 241,980, 241,980। चलो जी, दूसरा हेड कौन सा होता है? नॉन करंट लायबिलिटीज का। इस क्वेश्चन में कोई डिबेंचर विबेंचर है नहीं, कोई लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं है, तो हम सीधे लिख सकते हैं क्या, करंट लायबिलिटीज। हम सीधे करंट लायबिलिटीज मेंशन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर। करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या लिखोगे आप, ट्रेड पेबल्स। हमारे खुद के ट्रेड पेबल्स कितने हैं 88,800 के, प्लस 1,16,400 के ट्रेड पेबल उनके लिए। फिर से बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट रोज की, और ये कहाँ से पिक किया आपने, जर्नल ऑफ रोज, ठीक है। टोटल कितना बता रहे हो आप, 2,05,000 कितना 200, 2,05,200 टोटल हम कर देंगे। पहले पता दो कि बैलेंस शीट टैली कर रही है कि नहीं कर रही है। चलिए जी, इसके बाद शुरू करते हैं एसेट साइड। एसेट साइड में पहले क्या शो करोगे आप, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास पहला एसेट कौन से वाला है, प्लांट। प्लांट हमारा खुद का कितने रुपए का है, 420। उनका कितने का लिया है, 3.5 लाख। आपके लिए लिख देता हूं, ये हमने ध्यान रखना, इसकी मार्केट वैल्यू भी दे रखी है, लेकिन ये परचेजर खुद है ना, अपना तो उतने का दिखाएगा जितना इसने बुक्स में दिखाया हुआ है, खुद कितना दिखाया है 4। ये कहाँ से पिक करना है आपको, बैलेंस शीट से। और ये कहाँ से पिक किया है आपने, जर्नल से। रेड कलर से जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। टोटल बताओ 770। गुडविल, हमारी खुद की गुडविल कितनी लिखी हुई है, बाहर 1.5 लाख बोल रहा है कोई बच्चा, अरे यार 1.5 लाख तो बाहर है ना, हमारा खुद का गुडविल कितने पर आएगा। हाँ बुक वैल्यू पर, भूलो मत ना, ये सर यही तो सिली मिस्टेक्स होती हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिली मिस्टेक नाम की चीज कोई है ही नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है वो। सिली मिस्टेक नहीं होता, लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है। प्रैक्टिस करोगे तो कोई सिली मिस्टेक नहीं होती। 2 लाख। दूसरा करंट लायबिलिटीज, पहला क्या है, इन्वेंट्रीज। कितने की इन्वेंट्री हमारी 183। सामने वाले की ध्यान रखना, 1.5 लाख पे टेक ओवर करिए, जर्नल लेना है। हाँ कितना आएगा 333। इन्वेंट्री के बाद क्या है, ट्रेड रिसीवेबल्स। हमारा कितना है 573,800 प्लस 345,800। टोटल कर दो जरा कितना आ रहा है, क्या कह रहे हो, 9,19,600, 5 ठीक बता रहे हो शायद। तो मेरा गला वाला खराब है आज थोड़ा सा, जुकाम भी शायद थोड़ा सा है, इसलिए बार बार थोड़ा सा हो सकता है आपको लग रहा हो कि शायद आज थोड़ा सा सर की एनर्जी थोड़ी कम लग रही है, बट मैंने कोशिश करी कि मैं शायद ठीक से सारा जस्टिफाई कर सकूं इग्नोर करते हुए सब कुछ। ये टोटल बताओ कितना आ रहा है, कितना 4,15,180। ठीक है,
टोटल करके बता दो कितना आ रहा है। चलिए टोटल कर कितना 263। 263 कैसे हो सकता है? 7 लाख तो अकेले ही है, 263 मत बोलना फिर, 26 लाख होगा। हाँ 26 lakhs 30, बोलो ना 37,780। मैच हो रहा है? मैच हो रहा है सर, ठीक है। चलिए जी मैच हो गया, ये हमारा टोटल भी मैच हो गया। नोटिंग कर लो भाई इसकी। इसकी नोटिंग कर लीजिएगा। चले आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं और मैं मिलूंगा आपसे अब अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अब शायद परचेजिंग कंपनी की बुक्स पक्का ख़त्म हो ही जाएंगी, हम वेंडर भी शायद स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो हम मिल रहे हैं अब अगली क्लास में। थैंक यू सो वेरी मच, बढ़िया से सारा रिवाइज करके आना, ऐसे वरना प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।